मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज अपन बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज मैं आपको खनिज एवं ऊर्जा संसाधन वाले पार्ट के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में आपको बता दूं। इसमें पहला क्वेश्चन है, खनिज किसे कहते हैं? ज़मीन से खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं उनको खनिज कहते हैं, जैसे कि लोहा और कोयला। फिर अब खनिजों के वर्गीकरण के बारे में है। उत्पत्ति के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं, जैविक अजैविक, तथा रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर खनिज को दो भागों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज कहते हैं जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी आदि। और अधात्विक खनिज कहते हैं जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे कि अभ्रक, जिप्सम आदि। धात्विक खनिजों को फिर दो भागों में बांटा गया है, लोह और अलोह। लोह खनिज में उनको लिया गया है जिनमें लोहांश की अधिकता होती है, जैसे कि लोहयस्क, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल आदि। अलोह खनिज जिनमें लोहांश की मात्रा बहुत कम होती है, नहीं पाया जाता है, जैसे कि सोना, चांदी आदि। तो इस प्रकार से मैंने इनके बारे में बताया आपको। अब ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं? ऊर्जा खनिज क्या होते हैं? ऐसे खनिज जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है उनको ऊर्जा खनिज कहते हैं। ऊर्जा खनिज, उनको ऊर्जा खनिज कहते हैं। ऊर्जा खनिज ये दो प्रकार के होते हैं। ईंधन खनिज, ऐसे खनिज जिनका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि। और अणुशक्ति खनिज, इनमें यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट आदि, ये अणुशक्ति खनिज है। तो इस प्रकार से ऊर्जा खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। ऐसे खनिज जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है उनको ऊर्जा खनिज कहते हैं। अब अपन सबसे पहले भारत में खनिजों के बारे में जो स्थिति है उनके बारे में देखें। लोगों के बारे में, हमारे भारत में लोगों के 2300 करोड़ टन के भंडार है, और उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा आदि राज्यों में, झारखंड आदि में लोहा निकाला जाता है। 5 प्रकार के लोहयस्क हमारे देश में निकाले जाते हैं, इनके बारे में है। छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड आदि में लोहा निकाला जाता है। भारत में तांबा देखो ये महत्वपूर्ण खनिज है, लेकिन भारत इसमें आत्मनिर्भर नहीं है। विश्व के कुल उत्पादन का 1% तांबा हमारे देश में निकलता है। तांबा भारत में मध्य प्रदेश, बालाघाट में निकलता है। झारखंड में सिंहभूमि, हजारीबाग में तांबा निकाला जाता है। राजस्थान में झुंझुनू, अलवर आदि जगह पर तांबा निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर, कुर्नूल व कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिले में तांबा निकाला जाता है। तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने में, विद्युत उपकरणों में आदि में तांबे का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनाई जाती है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनाई जाती है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से बनाई जाती है, और इसका उपयोग भी विद्युत उद्योग, मशीनरी आदि में किया जाता है। हवाई जहाज की चद्दर बनाने में यह हल्की और जंगरोधी होती है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। तांबे का शोधन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। भारत में अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसका 70 से 80% अभ्रक हमारे भारत में निकाला जाता है। भारत में अभ्रक आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार आदि राज्यों में निकाला जाता है। मस्को व्हाइट, रूबी, गुलाबी अभ्रक आदि हमारे भारत में निकाले जाते हैं। अभ्रक का उपयोग है कि एक तो ये विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग होता है, क्योंकि अभ्रक ताप का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग होता है। भट्टी की ईंट बनाने में इसका उपयोग होता है, चश्मे बनाने में इसका उपयोग होता है, हवाई जहाज की चद्दर बनाने में इसका उपयोग होता है। शीशे जस्ते का शोधन हमारे भारत में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करती है। भारत में कोयला 4 प्रकार का, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट और पीट कोयला निकाले जाते हैं। ये बोर्ड परीक्षा में पिछले साल आ गया। भारत का कोयला उत्पादन में 3रा स्थान है। चीन और अमेरिका का पहला है। राजस्थान में कोयला कौन सा निकाला जाता है? लिग्नाइट कोयला, इनके बारे में है। अब मैं तुमको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दूं पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल भारत में असम और महाराष्ट्र, इसके अलावा गुजरात, राजस्थान और भी जगह है जहाँ पर पेट्रोल निकाला जाता है। असम में डिगबोई प्राचीन एक तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा महाराष्ट्र में बम्बई हाई, गुजरात में अंकलेश्वर तथा राजस्थान में बाड़मेर आदि जिलों में तेल निकाला जाता है।
इसके अलावा राजस्थान में गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में देश के 91% का उत्पादन 12 ब्लॉकों में, गंगानगर के 12 ब्लॉकों में इनमें होता है और 91 कुएं राजस्थान में खोदे गए हैं। 12 कुओं में इसका 2005 से उत्पादन शुरू हो गया है। तो इनके बारे में पढ़ना पड़ा। अब मैं तुमको शीशे और जस्ते के बारे में बता दूँ। शीशा का उपयोग शुष्क बैटरियों में होता है, जंगरोधी सामान बनाने में होता है, इंजन बनाने में इनमें किया जाता है। तो इस प्रकार से शीशे के महत्व के बारे में बताया। कोयला हमारे देश में 2 प्रकार के क्षेत्रों में निकलता है, टर्सरी कालीन और गोंडवाना कालीन। टर्सरी कालीन कोयला हमारे राजस्थान में निकाला जाता है, बीकानेर के पलाना आदि जगह पर। और गोंडवाना कालीन जो क्षेत्र है वो है ये सिंहभूमि, मानभूमि और उड़ीसा में इनमें पाया जाता है। दामोदर घाटी क्षेत्र में, सोन घाटी में, गोदावरी वर्धा क्षेत्र, ब्राह्मणी, इंद्रावती, कोयल, पंचनदी घाटी क्षेत्र आदि में ये गोंडवाना कालीन कोयला निकाला जाता है। मैले की तराई, राजस्थान आदि में, अरुणाचल प्रदेश में इनमें टर्सरी कालीन कोयला निकलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिजों का बहुत बड़ा महत्व है। खनिज से लोगों को रोजगार मिलता है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, दैनिक उपयोग के सामान बनाए जाते हैं और कई लोगों को रोजगार मिलता है, प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। बहुत सारे औजारों का निर्माण होता है, परिवहन के साधनों का संचालन होता है। अर्थव्यवस्था के जनक कहे जाते हैं खनिज। तो आज मैंने आपको खनिज के बारे में बताया। अब मैं तुमको खनिजों की स्थिति के बारे में और बता दूं। हमारे देश में 96% खनिजों का भंडार मुख्यतः प्रायद्वीप, पठारी भाग, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र, हिमालय क्षेत्र और दक्षिण तटीय प्रदेश आदि में निकाले जाते हैं। भारत में 89 प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को खनिजों का अजायबघर क्यों कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 79 प्रकार के खनिज राजस्थान में निकाले जाते हैं। कुछ खनिजों पर राजस्थान का एकाधिकार भी है और बहुत सारे खनिज हमारे यहाँ पर ऐसे निकाले जाते हैं जो सिर्फ राजस्थान में निकाले जाते हैं, जैसे तांबड़ा और संगमरमर आदि। हमारे राजस्थान के कुछ शहरों के नाम भी खनिजों के आधार पर है, जैसे कि मकराना, संगमरमर नगरी आदि। अब अपन आगे पढ़ते हैं विनिर्माण उद्योग के बारे में। विनिर्माण का मतलब होता है कच्चे माल से उपयोगी सामान बनाना, विनिर्माण। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में। तो विनिर्माण का सबसे पहले अपन अर्थ समझेंगे। विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब होता है कच्चे माल से उपयोगी सामान बनाना, जैसे कि लोहे से औजार बनाना, मिट्टी से खिलौने बनाना आदि। भारत में लोह इस्पात का प्राचीनतम प्रमाण मेहरौली का लोह स्तंभ है। उससे पता चलता है कि प्राचीन काल में हमारे भारत के लोग लोह इस्पात के बारे में जानते थे। और अगले क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं कि प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमारे देश के हस्तशिल्प उद्योग और सोने चांदी के आभूषण बनाने के, जहाज रानी के उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग आदि उन्नत अवस्था में थे और इस कारण वो सामान विदेशों में जाते थे, उनके बदले में सोना चांदी आता था। इसलिए प्राचीन काल में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों के शासन काल में हमारे देश के बहुत सारे कुटिल के धंधे नष्ट हो गए। इसका कारण ये है कि उनकी कुटिल व्यापार नीतियों के कारण वो नष्ट हो गए। भारत का पहला लोह इस्पात कारखाना हमारे देश में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक नगर में वाराकर आयरन वर्क्स के नाम से लगाया गया। भारत के प्रमुख लोह इस्पात के कारखाने हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में है ये। राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में है, जो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से है। बोकारो इस्पात कारखाना झारखंड में है। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है। विजयनगर कर्नाटक में है। सेलम इस्पात कारखाना ये तमिलनाडु में है। तो इनके बारे में अपन ने पढ़ा। सूती वस्त्र उद्योग हमारे देश में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में है। सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग कारखाने गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता है, श्रम की उपलब्धता है और वहाँ पर सस्ता श्रम उपलब्ध है, सस्ती विद्युत उपलब्ध है, परिवहन के साधन है, समुद्र की नम जलवायु है आदि के कारण, बाजार उपलब्ध होना आदि के कारण। वर्तमान समय में सूती वस्त्र उद्योग के सामने कौन कौन समस्या है? तो कृत्रिम रेशों से प्रतिस्पर्धा, उत्पादन की घटिया तकनीक और निम्न श्रेणी का कच्चा माल आदि के कारण सूती वस्त्र उद्योग लगातार नीचे गिरता जा रहा है। भारत में नोट छापने का कारखाने के बारे में बता दूं मैं, ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है और इसके अलावा देवास मध्य प्रदेश में भी है, नासिक में भी है। सबसे पहले सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड में पोर्टलैंड में जोसेफ नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। सीमेंट बनाने के लिए जिप्सम, चूना पत्थर, कोयला आदि की आवश्यकता होती है।
भारत में आधुनिक स्वरूप का कारखाना 1818 के फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया। बाद में 1854 में कारखाना कबासी के द्वारा लगाया गया। बाद में इसका लगातार विकास होता रहा और वर्तमान में हमारे देश में 2000 सूती कपड़े की मिलें हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद में 14% इसका योगदान है। पूर्व का वेस्टर्न अहमदाबाद को कहा जाता है। राजस्थान में सीमेंट के कारखाने गोटन, नागौर, खारिया, खंगार में है। राजस्थान में सीमेंट के कारखाने उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा आदि जिलों में, सवाई माधोपुर में है। सीमेंट के कारखाने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु में है। भारत में कागज के कारखाने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आदि राज्यों में है। तो इनके बारे में है। और इसके अलावा हमारे राजस्थान के प्रमुख उद्योग है तिलहन उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग और जवाहरात उद्योग, लाख का सामान के उद्योग, रंगाई छपाई के उद्योग, चमड़े का सामान बनाने के उद्योग आदि। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के कारण यह है, चंबल में भाखड़ा परियोजनाओं के कारण यहाँ पर सस्ती विद्युत उपलब्ध हुई है। इसके अलावा यहाँ पर कपास ज़्यादा पैदा होने से भी यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। भारत में औद्योगिक प्रदूषण नगरीकरण के विकास के कारण हुआ है। नदियों के प्रदूषित हो जाने के कारण पारिस्थितिकी प्रभावित हुआ है। भूमि की उर्वरता में कमी आई है। पशु पक्षियों की प्रजाति का विलुप्त होना, सदाबहानी नदियाँ सूखने की कगार पर है। तो ये है भारत में सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ पर है? राजस्थान व आंध्र प्रदेश में। इनके बारे में अपन ने पढ़ा। मैं मानव संसाधन के बारे में बता दूं, जनसंख्या के बारे में। मानव संसाधन, इसमें भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। मानव संसाधन, मानव संसाधन के बारे में बता दूं। जनसंख्या, जनसंख्या का मतलब होता है लोगों की संख्या। हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्ष में लोगों की जनगणना होती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला चीन का है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या प्रभावित करने वाले कारकों में जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास है। प्रवास का मतलब होता है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? तो सबसे पहले अशिक्षा, बाल विवाह, क्रूरता, पुत्र की चाह होना, भारत की गर्म जलवायु, मनोरंजन के साधनों का अभाव आदि कारण भारत में जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होती है। जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय क्या है? महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, विवाह की उम्र बढ़ाई जाए, लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए आदि के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। तो यह है। इसके अलावा प्रवास और नगरीकरण, नगरीकरण का मतलब होता है गांव के लोगों का शहरों की ओर आना। नगरीकरण क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। तो नगरीकरण के कारण है, रोजगार के कारण लोग गांव छोड़कर शहरों में आ जाते हैं। कुछ लोग शहरों की चमक दमक देख करके आ जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ जाते हैं, वहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं अच्छी होती है आदि कारणों से लोग गांव छोड़ करके शहरों में बस जाते हैं। लेकिन नगरीकरण से कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे ये भी एक क्वेश्चन है कि नगरीकरण से उत्पन्न 2 समस्याएं लिखिए। पेयजल की समस्या, आवास की समस्या, रोजगार की समस्या, गंदी बस्तियों का विकास, अपराध का बढ़ जाना आदि। ये है। इसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं इस पाठ में। तो जन्म दर का मतलब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। जन्म दर का मतलब होता है एक वर्ष में 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। इसी प्रकार एक वर्ष में 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। तो इनके बारे में है। अब आगे अपन पढ़ते हैं। जनमंगल योजना क्या है? जनमंगल योजना के द्वारा गांव-गांव में जाकर के परिवार नियोजन के बारे में बताया जाता है। तो ये जनमंगल योजना है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या क्या है? आर्थिक समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है, बेरोजगारी बढ़ती है तथा भोजन आपूर्ति समस्या घट जाती है और खाने पीने की समस्याओं में, परिवहन की सुविधा आदि में परेशानी होती है, गरीबी बढ़ जाती है, देश में प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, गंदी बस्तियों का विकास होता है। इनके बारे में है। जनसंख्या वृद्धि क्या है? किस क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि होना जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। साक्षरता का मतलब होता है कि 6 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी एक भाषा को पढ़ लिख सकता है वो साक्षर माना जाता है। और कुल व्यक्तियों में से साक्षर लोगों की संख्या साक्षरता दर कहलाती है। इनके बारे में है। राजस्थान की जनसंख्या नीति
के बारे में बताया। जनसंख्या नीति मतलब है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं उसे जनसंख्या नीति कहते हैं। और इसमें यह है परिवार कल्याण के लिए आवश्यक सेवा उपलब्ध कराना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, व्यापक स्तर पर टीकाकरण, बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना आदि के उपाय किए जाते हैं। परिवहन और संचार, इनके बारे में आपको बता दूं। परिवहन का मतलब होता है, इसमें भी 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, परिवहन और संचार। परिवहन और संचार में यानी लोगों और वस्तुओं सेवाओं का एक स्थान दूसरे स्थान पर जाना परिवहन कहलाता है। इसके लिए जो साधन काम में लाए जाते हैं वो परिवहन के साधन कहे जाते हैं। इसी प्रकार सूचनाओं का एक स्थान से लाने ले जाने के जो साधन होते हैं उनको संचार के साधन कहते हैं। परिवहन के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है, जलमार्ग, थलमार्ग और वायुमार्ग। थलमार्ग को फिर 3 भागों में बांटा गया है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और पाइपलाइन। सड़क, रेल और पाइप। भारत में सड़कों को 6 भागों में बांटा गया है। भारत में सड़कों को 6 भागों में बांटा गया है, जिनमें है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जो इसके 4 महानगरों को जोड़ती है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जिला मार्ग, सीमांत सड़कें और ग्रामीण सड़कें। सीमांत सड़कें इनमें महत्वपूर्ण है, ये देश की सीमा पर बनाई जाती है, जिससे सीमाओं की चौकसी करने में आसानी रहती है और इससे दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अभिगमता बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्र जो सड़कें होती हैं उनमें कच्ची पक्की सड़कें आती है जो गाँव को पक्की सड़कों की कच्ची सड़कों के द्वारा शहरों से जोड़ती है। तो इस प्रकार से अपन ने इनके बारे में पढ़ा। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है और भारत की पहली विद्युत रेल का नाम डेक्कन क्वीन। सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन है क्योंकि इसमें मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें विद्युत ऊर्जा की खपत कम होती है, प्रदूषण कम होता है तथा भारी और स्थूलकाय सामान को ले जाने में आसानी रहती है। तो इसलिए जल परिवहन सस्ता परिवहन है। सड़क परिवहन का महत्व इसलिए बढ़ रहा है, घर घर परिवहन उपलब्ध कराता है, इसमें सामान उतारने चढ़ाने में दिक्कत कम आती है और इसमें ये मितव्ययी है तथा ये पहाड़ों में आदि बनाई जा सकती है, इसको बनाना आसान है। इसलिए सड़क परिवहन का वर्तमान में महत्व बढ़ता जा रहा है, ये अन्य परिवहनों को भी जोड़ता है। इसलिए भारत में रेल परिवहन के सामने कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि कहीं पर भी जंजीर खींच करके ट्रेन को रोक देना, रेलवे के सामान की चोरी होना, आपराधिक गतिविधियों का बढ़ना आदि कारणों से, और कई मार्गों पर रेल यातायात घाटे में चल रहा है, रेलों का लेट हो जाना और इसके अलावा बहुत सारे लोग बिना टिकट रेलों में यात्रा करते हैं। ये हमारी भारतीय रेलवे के सामने चुनौतियां बनी हुई है। अगला एक क्वेश्चन है, परिवहन और संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि किसी देश की अर्थव्यवस्था में परिवहन और संचार के साधनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे कि कच्चे माल को लाने ले जाने में परिवहन की भूमिका होती है, तैयार माल को ले जाने में, और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए संचार के साधनों की आवश्यकता होती है। विदेशी व्यापार को गति मिली है परिवहन के साधनों से। प्राकृतिक आपदाओं के समय भी परिवहन में संचार की बहुत बड़ी भूमिका होती है तथा तरल पदार्थ और प्राकृतिक गैस के वहन हेतु परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संदेश और सूचनाओं के आदान प्रदान में संचार का योगदान होता है। ऊबड़ खाबड़ आदि जगह, जंगलों को, समुद्रों को पार करने में परिवहन का साधन का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से परिवहन के साधनों का बहुत बड़ा महत्व है किसी देश की अर्थव्यवस्था में। वायु परिवहन का महत्व क्या है? वायु परिवहन के द्वारा घने जंगलों और पहाड़ों, पर्वतों और इसके अलावा समुद्रों को, रेगिस्तानों को आसानी से पार किया जा सकता है। इससे संसार की दूरियां कम हो गई है वायु परिवहन, इसलिए वायु परिवहन का महत्व बढ़ता जा रहा है। इससे जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को भी एक स्थान से दूसरे ले जाने पर आसानी रहती है, इसलिए वायु परिवहन का बहुत बड़ा महत्व है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था प्रत्येक गाँव को पक्की सड़कों के द्वारा शहरों से जोड़ना। तो ये योजना थी। टोल से आशय है कि जो हाईवे आदि होते हैं उन पर गुजरने वाले वाहनों से जो टैक्स वसूल किया जाता है उन साधनों से, उनको टोल कहा जाता है। ऐसे उन रखरखाव के लिए उन साधनों से जो टैक्स वसूल किया जाता है उसको टोल कहते हैं। कुछ वाहन ऐसे हैं जिनको टोल मुक्त रखा गया है, जैसे अग्निशमन की गाड़ी और मिलिट्री की गाड़ी, इसके अलावा किसानों की जो साधन होते हैं, ट्रॉली आदि, कृषि वाहन, सैनिकों के वाहन, दोपहिया वाहन, आपातकालीन वाहन आदि जो होते हैं और सरकारी वाहन होते हैं उनको टोल मुक्त रखा गया है। जलीय पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। हमारे देश में जैसे कि कांडला बंदरगाह है और मुंबई पत्तन है, न्यू मंगलौर पत्तन, मारमागांव पत्तन आदि है, इनके बारे में है। और विशाखापट्टनम है
आदि बंदरगाह है। बंदरगाहों से व्यापार को चलाने में आसानी रहती है और बंदरगाहों से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। तेल और निर्यात आयात निर्यात को बढ़ावा मिलता है, ये सस्ता होता है, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है जल परिवहन। तो बंदरगाहों का भिन्न प्रकार की वस्तु आदान प्रदान करने के लिए उनको उतारा चढ़ाया जाता है। बंदरगाह किसी देश के प्रवेश द्वार होते हैं, इनके बारे में अपन ने पढ़ा। ये इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कांडला बंदरगाह हमारे देश के गुजरात राज्य में है, इनके बारे में आपको मैंने बताया। अब मैं भारत के 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सांता क्रूज सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा और मीनाक्का हवाई अड्डा, यह है, इनके बारे में। राजस्थान रोड विजन 2025 शुरू किया गया। इसमें राजस्थान में सड़कों के निर्माण पर बल दिया गया, फ्लाईओवर तथा रिंग रोड आदि बनाने पर, सड़कों को की मरम्मत करने आदि पर बल दिया गया है। तो इस प्रकार से मैंने तुमको परिवहन और संचार के बारे में बताया। अब मैं आगे आपको आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन के बारे में बता दूँ। ये इसमें एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं 3, इस पार्ट के बारे में बता दूँ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? देश में उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप जो आय प्राप्त होती है उसका कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्र प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। सकल घरेलू उत्पाद है की परिभाषा है, एक देश में घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होती है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में दादा भाई नौरोजी ने की। राष्ट्रीय आय गणना अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, इससे आर्थिक प्रगति का विकास होता है। इनके बारे में है, देश के विकासों की तुलना होती है और देश के विकास की भावी योजनाएं बनाई जाती है। समावेशी विकास का मतलब है समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला विकास समावेशी विकास कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम राष्ट्रों के कल्याण और विकास के स्तर को मापने और विभिन्न राष्ट्रों के बीच तुलना करने हेतु प्रभावी सूचकांक होता है। आर्थिक नियोजन का मतलब है उपलब्ध संसाधनों के द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने की तकनीक को नियोजन कहा जाता है। उससे यदि आर्थिक क्षेत्र में अपनाया जाए तो आर्थिक नियोजन कहलाता है। श्री एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया है। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में आर्थिक नियोजन को अपनाने के 2 कारण, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, गरीबी की समस्याओं का समाधान करना। भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं? तो 12 पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है, 13वीं शुरू हो गई है। 3 वार्षिक योजनाएं समय अवधि में बनाई गई थी, वो थी 1966 और 69 में। कौन सी समय अवधि में बनाई गई? 1966 और 69 के बीच बनाई गई। इस अवधि को योजना विकास काल भी कहते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले बंद कर दिया गया। यह है भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति आयोग का अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है और नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग को बदल करके इसका नाम रखा गया, नीति आयोग रखा गया। यह संघवाद को बढ़ावा देता है और नीति आयोग भारत सरकार के लिए रणनीतिक तथा दीर्घकालीन नीतियों कार्यक्रमों के निर्माण के साथ तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि, पशुपालन आदि आती है। द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण संबंधी, तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं क्योंकि इसमें सेवाओं का सृजन होता है। भारत में वित्त वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च है और तृतीय क्षेत्र का महत्व हमारे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। कृषि क्षेत्र का योगदान कृषि राष्ट्रीय आय में सकल उत्पाद में कम होता जा रहा है। आर्थिक वृद्धि का मतलब है राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से, यह एक मात्रात्मक अवधारणा है। आर्थिक विकास का मतलब है कि राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ आवास, पेयजल समस्या और मानव संसाधन में वृद्धि होना भी है। धारणीय विकास कहते हैं प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विकास किया जाता है उसको धारणीय विकास कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने इस पार्ट के बताए। अब मैं तुमको आगे पार्ट 15 भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियों के बारे में बता दूं। जैसे कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा किसी देश या क्षेत्र में वस्तु व सेवाओं के उत्पादन, व्यापार, उपभोग आदि क्रियाओं से जुड़ा तंत्र अर्थव्यवस्था कहलाता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अविकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण कौन कौन से हैं? तो निम्न प्रति व्यक्ति आय है, जीवन की निम्न गुणवत्ता, साक्षरता में कमी, गरीबी की समस्या, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, उच्च जन्म दर, बेरोजगारी की समस्या, पिछड़ी हुई तकनीक, अन्य विशेषताएं आदि।
भारतीय अर्थव्यवस्था में विकासशील अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हो रही है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और हमारे देश का निर्यात व्यापार बढ़ा है और तृतीय क्षेत्र का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विकसित स्वरूप के लक्षण हैं। व्यापार घाटा कहते हैं किसी देश के आयातों का मूल्य उस देश के निर्यातों के मूल्य से अधिक होता है तो उसे व्यापार घाटा कहते हैं। निजीकरण का अर्थ है वे सभी नीतियां जो अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देती है वो निजीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण का मतलब है विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में मिलना और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। और वैश्वीकरण के कारण परस्पर देशों में सहयोग की भावना उत्पन्न हुई है, आवागमन बढ़ा है और लोगों को रोजगार मिला है आदि काम हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई यह है। इसके बाद छिपी बेरोजगारी के बारे में बता दूं मैं। छिपी बेरोजगारी का अर्थ है कि व्यक्ति रोजगार में लगा हुआ तो दिखाई देता है लेकिन उसको उत्पादन में योगदान बहुत कम अथवा शून्य होता है, उसको छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ये हमारे देश में कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो इनके बारे में है। स्वदेशी का मतलब होता है खुद के देश का। स्वदेशी का अर्थ खुद के देश का होता है। ये खुद के देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इससे देश में खुद के देश में ही उत्पादन होता है। उत्पादन अपनाने से देश में सकल उत्पाद और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, आयातों में कमी होती है। स्वदेशी को अपनाने से धन को विदेशों में जाने से रोका जा सकता है, आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है, घरेलू उत्पादन बढ़ाने से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। कौशल विकास एक मानवीय संसाधनों को मानवीय पूंजी में परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण तत्व है। कौशल से श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होती है। किसी कार्य को अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता और क्षमता को कौशल कहा जाता है। कौशल विकास के लिए सरकार ने 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन प्रारंभ किया था और इससे विभिन्न युवाओं को कौशल प्रदान किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके और रोजगार प्राप्त कर सके। इसके बाद मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियों के बारे में बता दूं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था के सामने बेरोजगारी की, मुद्रास्फीति की और गरीबी की 3 चुनौतियां हैं। और गरीबी का मतलब होता है कि जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। गरीबी 2 प्रकार की है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। बेरोजगारी भारत में वैसे 6 प्रकार की बेरोजगारी होती है, हमारे देश में छिपी बेरोजगारी ज़्यादा है। मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ है वस्तुओं की और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होना, ये मुद्रास्फीति कहलाता है। मुद्रास्फीति देश के लिए घातक होती है, इससे कम आय वर्ग वालों को परेशानी होती है। देश का विकास कब होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं बता दूं मुद्रा और वित्तीय संस्थाओं के बारे में, विनिमय के बारे में बता दूं। सबसे पहले विनिमय का अर्थ होता है वस्तु व सेवाओं का आदान प्रदान करना। विनिमय 2 प्रकार का होता है, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु लेना या देना, वस्तु विनिमय होता है जो प्राचीन काल में हमारे भारत में चलता था। इसके मुद्रा विनिमय का मतलब होता है वस्तु या सेवा के बदले मुद्रा का देना या लेना, क्या कहलाता है? मुद्रा विनिमय कहलाता है। आधुनिक काल में मुद्रा विनिमय प्रसिद्ध है। मुद्रा विनिमय से बहुत सारे फायदे हैं। इससे वस्तु का हस्तांतरण करने में परेशानी नहीं आती है और अव्यवस्था की समस्या नहीं होती है, बहुत सारे फायदे हैं। दोहरे संयोग की समस्या नहीं होती है। मुद्रा के बारे में बता दूं मैं, मुद्रा का विकास पहले धातु मुद्रा थी, धातु मुद्रा के बाद अब पत्र मुद्रा चली है। धातु मुद्रा में बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे ढालने में खर्चा ज़्यादा आता था, जाने ले जाने में दिक्कत आती थी। इसके अलावा इसको वर्तमान समय की जो बढ़ती हुई आवश्यकता है उनको पूरा नहीं किया जा सकता है इसके द्वारा, धातु मुद्रा के द्वारा और पत्र मुद्रा के द्वारा इसको पूरा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से है। बैंकों के बारे में बता दें, बैंकों के कार्य लोगों के धन को जमा करना और इसके अलावा लोगों के धन को जमा करना और ज़रूरतमंद लोगों को कर्जा देना, अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा देना आदि। और इसके अलावा मुद्रा का हस्तांतरण करना चेक ड्राफ्ट आदि के माध्यम से, ये बैंकों के कार्य है। और मुद्रा के कार्य है, जैसे बचत का माध्यम होती है आदि कार्य है और विनिमय का माध्यम भी होती है ये, तथा इससे क्रेता वस्तु को खरीद सकता है, क्रय शक्ति होती है इसमें आदि बहुत सारे कार्य। खाते की मानक इकाई होती है ये मुद्रा के। मैंने आपको कार्य आदि के बारे में बताया। मुद्रा की भूमिका भी है, उनको मैंने कॉपी में लिखवा रखा है ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन उनको आप कॉपी में देख लेना। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, जैसे कि
ऋण के स्रोत होते हैं दो प्रकार के, संस्थागत और गैर संस्थागत। उनमें संस्थागत सबसे अच्छे होते हैं। संस्थागत में बैंक, सहकारी समिति आदि आती है। गैर संस्थागत में सेठ, साहूकार, मित्र, रिश्तेदार आदि आते हैं। उनके सबके मैंने जो अंतर है वो लिखवा रखे हैं आपको। इसके बाद साहूकारों की भूमिका। साहूकार ये निजी फर्म, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना व्यवसाय भी करते हैं और रुपये पैसे का लेन देन भी करते हैं। साहूकार प्राचीन काल में यही बैंकिंग का कार्य करते थे। इसके अलावा चिट फंड आदि के बारे में आपको मैंने बताया, जो कॉपी में विस्तृत रूप से मैंने आपको लिखवा रखा है। और स्वयं सहायता समूह है, ये 10-20 लोगों का एक समूह होता है जो अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, फिर ज़रूरतमंद लोग उनमें से लेते चले जाते हैं। और इनमें क्या है, उपभोक्ताओं का शोषण नहीं होता है, ब्याज की दर सही होती है, हिसाब में हेरा फेरी नहीं होती है। इस प्रकार से इस पाठ में मैंने आपको ये मुद्रा और वित्तीय संस्थाओं के बारे में आपको बताया। अब मैं उपभोक्ता और विधिक जागरूकता तथा सूचना के अधिकार के बारे में आपको बता दूं। सूचना के अधिकार के बारे में आपको बता दूं। उपभोक्ता कहते हैं किसी वस्तु या सेवा का मूल्य चुकाकर उपयोग करने वाला उपभोक्ता होता है। 24 दिसंबर 1986 को हमारे देश में उपभोक्ता सुरक्षा संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। उपभोक्ताओं के लिए हमारी भारत सरकार ने 6 अधिनियम बनाए हैं। सूचना का अधिकार 2005 में बना था और सूचना के अधिकार के द्वारा हम किसी भी कार्यालय में, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, हम उसमें सूचना प्राप्त कर सकते हो। उसके जो तरीके हैं वो मैंने आपको लिखवा रखे हैं। उपभोक्ताओं के सारे अधिकारों का वर्णन मैंने आपको करवा दिया। इसके अलावा हमारी भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इनके बारे में है। अब मैं आपको सड़क सुरक्षा के बारे में बता दूं। सड़क सुरक्षा का मतलब होता है सड़क पर सुरक्षित तरीके से यात्रा करना या चलना, सड़क सुरक्षा कहलाता है। सड़क सुरक्षा में जैसे कि हमें सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए तथा BRT का पूरा नाम बस रैपिड ट्रांजिट है। और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग के लिए सरकार ने क्या क्या तरीके अपनाए हैं। किराए में छूट दी है, महिलाओं को छूट दी है, वृद्धों को छूट दी है तथा दुर्घटना बीमा की घोषणा हमारी सरकार करती है। तो इस प्रकार से सार्वजनिक उनको बढ़ाने के लिए है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र पर वृद्धों के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, रैंप होने चाहिए, बेंच होने चाहिए, पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए, शौचालय सुविधा आदि होनी चाहिए और व्हील चेयर आदि की व्यवस्था सार्वजनिक स्थानों पर, पार्कों पर, रेलवे स्टेशन आदि पर होनी चाहिए। इनके बारे में है। और सड़क दुर्घटना के कारण क्या है, जैसे कि तेज़ गति से वाहन चलाना और यातायात के नियमों का पालन नहीं करना, शराब पीकर वाहन चलाना और संगीत सुनते हुए वाहन चलाना। उसको रोकने के उपाय में इनका यदि अपन उल्टा कर दे तो यह है कि जैसे निर्धारित गति से वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन नहीं चलाना, यातायात के नियमों का पालन करना, इनके बारे में है। और कौन कौन से कागजात रखने चाहिए, तो लाइसेंस और इसके अलावा गाड़ी के फिटनेस कागज आदि हमको अपने साथ रखने चाहिए। लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, गाड़ी के फिटनेस कागजात आदि हमको हमेशा अपने साथ रखने चाहिए। ये सड़क सुरक्षा के उनके बारे में है। और इसके अलावा जैसे कि साइकिल चलाते समय तो साइकिल की जैसे घंटी है तथा ब्रेक आदि हमको समय समय पर चेक करते रहना चाहिए और इस तरीक़े से हमको वाहन को चलाना चाहिए निर्धारित गति में ही, तथा रिफ्लेक्टर आदि लगाने चाहिए। तो ये मैंने सड़क सुरक्षा के बारे में आपको बताया। अब मैं स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में आपको बता दूं। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में, स्वच्छता क्यों जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, स्वच्छता के बारे में आपको बता दूं कि स्वच्छता क्यों जरूरी है, क्योंकि गंदगी से बीमारी होती है और बीमारी से व्यक्ति की कार्यक्षमता कम होती है। कार्यक्षमता होने से उस वह काम कम करता है जिससे कि उत्पादन घटता है और बहुत सारी समस्याएं व्यक्ति और देश के लिए उत्पन्न हो जाती है। 6 प्रकार की स्वच्छता के बारे में मैंने आपको कॉपी में लिखवा रखे हैं क्वेश्चन। हमारी भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन चला रखा है। 2014 में इसको चलाया गया था। ये हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म के अवसर पर इसको प्रारंभ किया गया था और हमारी भारत सरकार का ये लक्ष्य था कि 2020 तक हमारे संपूर्ण भारत को स्वच्छ भारत घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए हमारी भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा पहल चलाई थी। स्वच्छता के तरीके बताए हैं कि जैसे कि भस्मीकरण के द्वारा, पायरोलिसिस के द्वारा और पुनः चक्रण आदि तरीकों के माध्यम से स्वच्छता की जानी चाहिए। सभी को जागरूक होना चाहिए। स्वच्छता से बीमारी नहीं फैलती है। कचरे का पुनः उपयोग करने से लोगों को रोजगार भी मिलता है, सस्ती ऊर्जा भी मिल जाती है आदि के बारे में मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब मैं आपको अपना एक पार्ट है राज्य सरकार, उसके बारे में बता दूं। राज्य सरकार के बारे में आपको बता दूं। राज्य सरकार में देखो
इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा का गठन, ये विधान सदस्य संख्या, तो सदस्य संख्या न्यूनतम और अधिकतम कितनी होती है? संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार अधिकतम 500 हो सकती है, कम से कम 60 हो सकती है। और प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर एक निर्वाचन क्षेत्रों में इसका आवेदन किया जाता है। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। स्थान आरक्षित किए गए हैं इसके ST SC और आदि के लिए। ये 2020 तक इसका प्रावधान है। निर्वाचन पद्धति, आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद सदस्य को छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों को मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। सदस्यों की योग्यता यह है कि वे भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, वह सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो यह है सदस्यों की सदस्यता का अंत। यदि वह 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि विधानसभा की सदस्य की सदस्यता का अंत कैसे होता है, ये मैंने कॉपी में पूरा लिखा रखा है। गठन उसमें ये भी लिखवा रखा है। कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानसभा के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। और यदि बिना सूचना दिए वह 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो भी उसको सदस्यता त्याग पत्र देना पड़ता है। तथा कोई निर्धारित आयुक्ता पैदा हो जाती है तो उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। राज्यसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। विधानसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होता है। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। तो अध्यक्ष को उसके पद से साधारण प्रस्ताव के आधार पर इन दोनों को विधानसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है और 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी पड़ती है। अध्यक्ष की कार्य है विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता करना, कार्रवाई का संचालन करना और वह सदन की कार्रवाई में शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है। ऐसे जो असंसदीय या अशिष्ट हो और कोई भी सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। वह प्रश्नों को स्वीकार करता है, नियम विरुद्ध होने पर उन्हें स्वीकार करता है, मतदान के पश्चात परिणाम की घोषणा करता है, कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं इसकी घोषणा करता है। विधान परिषद के गठन के बारे में सदस्य संख्या, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। 5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं और स्थानीय सदस्यों का निर्वाचक मंडल होता है जो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करता है। विधानसभा का निर्वाचक मंडल 1/3 सदस्यों का करता है। स्नातकों का होता है, अध्यापकों का और राज्यपाल द्वारा होते हैं 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। साहित्य कला आदि के विषय जो होनी चाहिए। इनकी योग्यता यह है कि भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु हो। कार्यकाल, ये स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पदाधिकारी सभापति और एक सभापति होता है, इनके बारे में है। विधानसभा के कार्य है विधायी शक्ति और कार्यपालिका संबंधी शक्ति, वित्तीय शक्ति और निर्वाचन संबंधी शक्ति आदि इनके कार्य है। इनके बारे में अपन ने पढ़ा। राज्यपाल की शक्तियां हैं कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ आदि और न्यायिक शक्तियाँ, विविध शक्ति आदि इनके बारे में है। राज्य मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में सबसे पहले बहुमत दल के नेता को विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के लिए बुलाता है। फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। उसके बाद मंत्रियों का चयन होता है। मंत्रियों की योग्यताएं, मंत्रियों का कार्य विभाजन होता है। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। मंत्रियों की श्रेणियाँ 3 श्रेणी होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, सामूहिक उत्तरदायित्व, वेतन और भत्ते। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली, सप्ताह में 1 बार बैठक होती है और वरिष्ठ जो या तो मुख्यमंत्री अध्यक्षता करता है, कोई वरिष्ठ मंत्री करता है इसकी अध्यक्षता। मंत्रिपरिषद की शक्ति है शासन के लिए नीति निर्धारित करना और उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व, कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना आदि इनके बारे में है। उच्च न्यायालय के बारे में बता दूं मैं। उच्च न्यायालय गठन के बारे में, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की योग्यता, कार्यकाल, न्यायाधीशों द्वारा शपथ आदि इनके बारे में है। और इसके क्षेत्राधिकार है अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसके बाद मूल क्षेत्राधिकार, याचिका आदि और अभिलेख, न्यायालय प्रशासन संबंधी अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन इनके बारे में मैंने आज आपको बताया। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो
बिंदु है उनका मैंने आज सूक्ष्म में आपके सामने दोहरान किया। आप सभी इनको अच्छी प्रकार से देखें और उन क्वेश्चनों का आप दोहरान करें। धन्यवाद।